हेलो मेरे रटूरो, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे एक्सप्लेन होता है, किस तरीके से उसकी फेनोमेनाएं होती है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 पर बात होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है करंट डेंसिटी। अच्छा, याद करो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक करंट किसको बताया था। इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बट करंट डेंसिटी की अब हम बात कर रहे हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। मतलब मान लो कि ये आपका एक कंडक्टर है, इसे देख रहे हो, ये कंडक्टर है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस करंट, इसको जो सप्लाई करोगे आप, तो सोर्स से ऐसे कनेक्ट करोगे, तो ये जो वायर जो कनेक्ट किया हमने इस रेजिस्टेंस में, तो वो क्या आया, इस करंट, वो जो वायर, ये वायर जो है उसमें करंट फ्लो होगा, और वो करंट किस में फ्लो करेगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में परपेंडिकुलरली इंटर करेगा। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एज फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर डायग्राम से भी दिखाना चाहूं, तो मान लो कि ये मेरा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सोर्स से कनेक्ट किया है, उस वजह से आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, फ्रॉम इस साइड से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट में होता है, इसी को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताना भूल गया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। बहुत लोग इसमें डिस्कस कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के हमेशा क्या जाता है, अपोजिट साइड में जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वेस्ट टू ईस्ट। किसी भी सोर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरफ होगा, तो यहां पर इस एरिया, इसका ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं ए बोलूं और ये करंट जो इंटर हो रहा है, तो ध्यान से देखो ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आई। तो करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, करंट डेंसिटी। इसके बाद इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, जनरली इट इज डिनोटेड बाय, जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। इसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल जे इज इक्वल टू होता है आई बटा ए। कैपिटल जे इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट लिखना चाहेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज, करंट का होता है एम्पियर
और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम लोग एम्पियर मीटर का पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स सीजीएस यूनिट। याद कीजिए मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बायोट होता है, बट आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, एब एम्पियर लिखा हुआ है, तो आप भी एब एम्पियर लेके देखो। ठीक है, इट्स सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इज एब एम्पियर, इट्स सीजीएस यूनिट इज एब एम्पियर मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पावर -2, एब एम्पियर सेंटीमीटर का पावर -2। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इट्स डायमेंशन, इट्स डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, करंट का होता है ए और एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो फाइनली इसका डायमेंशन हो जाएगा ए एल का पावर -2। इसकी डायमेंशन क्या होगी, ए एल का पावर -2 होगी। ठीक है, तो ये है आपका करंट डेंसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे आता है, पूछता है कि बताइए करंट डेंसिटी डिफाइन कीजिए, आप सीधे लिख दोगे करंट डेंसिटी क्या होता है, इतना पॉइंट लिख दोगे, डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम मत बनाना, इतने पॉइंट्स को लिख दोगे, ये काफी है आपका, 2 नंबर काफी है। 2 नंबर में भी पूछेगा तो सिर्फ डिफिनेशन और ये लिख सकते हो, बट एक सजा के लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आप इतना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कंडक्टर को कंसीडर किया, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है। ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल है। ठीक है, और इसमें टोटल चार्ज जो है वो कितने हैं, एन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, एन है, तो टोटल चार्ज एन ही होगा। अब इसमें अगर मैं एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर करूं, इस स्मॉल पार्ट का जो लेंथ है, उस लेंथ को हमने बोला कि ये स्मॉल पार्ट का जो लेंथ है ये क्या है, डीएल। तो टोटल चार्ज इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है, क्योंकि कंडक्टर है तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी और इसका लेंथ भी है, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फैला हुआ है, इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक है, तो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल पार्ट की अगर बात करूं मैं तो डेल क्यू डिवाइड बाय या डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। अच्छा, 1/dt रहने देते हैं, डी क्यू मतलब क्या होगा, इसमें टोटल चार्ज कितने होंगे, स्मॉल पार्ट में अगर बात करो तो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहां पे कितने हो जाएंगे, NEA, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ इसका स्मॉल पार्ट का लेंथ कितना है, DL। सारा इलेक्ट्रॉन किसमें फैला हुआ है बाबू, सारा इलेक्ट्रॉन इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो एक स्मॉल यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल चार्ज हो जाएंगे NEADL। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं NEA और यहां पे लिखूं DL/dt, तो ध्यान से देखो DL एक्चुअली में क्या है, लेंथ है, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आ गया आपका NEA, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, VD, NEA इंटू VD, वेयर I इज इक्वल टू हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, N इज इक्वल टू हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज इक्वल टू हो गया आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज इक्वल टू हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और VD इज इक्वल टू क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। कितना होता है, I इक्वल टू NEA/VD। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन current density and relation between current density and drift velocity। drift velocity, relation between current density and drift velocity। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, I पर यूनिट एरिया। तो वी नो दैट J इज इक्वल टू कितना होता है, I पर यूनिट एरिया। I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, NEA/VD डिवाइड बाई A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर J इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, NEVD। J इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, NEVD। बाकी सारा टर्म वही है, सिर्फ J बराबर क्या हो जाएगा आपका, करंट डेंसिटी। ठीक है, चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल रिलेशन है ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, मोबिलिटी की। किसकी बात करेंगे हम लोग, मोबिलिटी की। तो अगला हेडिंग दीजिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी, अच्छा मोबिलिटी होता कहाँ है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपका मूव करेगा, कैसे मूव करेगा उसके बारे में बतलाता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है आपका, मोबिलिटी। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, per unit electric field। it is defined as drift velocity per unit electric field। ठीक है, it is defined as drift velocity per unit electric field। उसके बाद इसे क्या लिखेंगे, generally it is represent म्यू। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू। ठीक है, ये जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इट्स SI यूनिट। अच्छा देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर कूलम्ब सेकेंड न्यूटन इनवर्स। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब मीटर न्यूटन सेकेंड इनवर्स। कूलम्ब मीटर न्यूटन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इट्स SI यूनिट इतना हो जाएगा। अच्छा, CGS यूनिट में कूलम्ब का स्टैट कूलम्ब, मीटर का सेंटीमीटर, न्यूटन का डाइन और सेकंड का सेकंड इनवर्स हो जाएगा, उसको आप लिख लेंगे। चलिए, इट्स डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है आपका MLT का पावर माइनस, फोर्स का होता है MLT का पावर -2, और चार्ज का होता है AT, तो MLT का पावर -3, A का पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर में जाएगा तो प्लस में से 1 घटेगा, तो MT का पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएंगे, और A प्लस में हो जाएगा, MT का पावर 2 और A हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो MLT का पावर -2 और AT
तो ये चला जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये -1, ठीक है, सही है। ये डायमेंशन हो जाएंगे आपके किसके, मोबिलिटी के। मोबिलिटी का डायमेंशन कितना होता है, mt² ए, mt² ए। और याद रखो डायमेंशन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। मैं हर एक क्वेश्चंस में, हर एक जितने भी पढ़ाता हूं उन सारे के सारे का डायमेंशन जरूर लिखवाता हूं, और कैसे इसको सोचना है इसके बारे में भी बताता हूं। बहुत इजी है, तो इतना ज्यादा फालतू में एक ऑब्जेक्टिव गलत करके नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। और आज आप लोगों का, आज तो 16 अगस्त है, आज आप लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट भी जाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इट्स डायमेंशन कितना होता है, mt² ए, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबिलिटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ओम के नियम का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ किसको कहते हैं हम लोग, ओम्स लॉ। तो देखिए, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, हमेशा याद रखेंगे ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। ध्यान से समझिए, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू अ कंडक्टर। कोई भी जो करंट कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, अब इसका मैकेनिकल स्ट्रेन, इसका लेंथ, इसका प्रॉपर्टीज, इसका जो मटेरियल है, ये सब चीज क्या है आपका, कांस्टेंट है। और एट टेम्परेचर भी इसका क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है। उस टाइम में जो इससे सर्किट से आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, वो अप्लाइड पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, पता है ना, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन voltage is directly proportional to directly proportional to directly proportional to directly proportional to electric current flowing through a conductor, flowing through a conductor at constant temperature and mechanical strain, voltage is directly proportional to electric current flowing through a conductor। जो कंडक्टर से आपका करंट पास करेगा वो क्या होगा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I। अच्छा, अब प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाएंगे तो क्या लेंगे हम लोग, कुछ कांस्टेंट लेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। याद रखिएगा, V इज इक्वल टू आर आई होगा। बहुत सारे बुक में V इज इक्वल टू आई आर लिखता है, भैया ये गलत है। V इज इक्वल टू आई आर गलत है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। इसका मतलब हो गया वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पे हो गया। बात समझ में आई, एक छोटा सा मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, लेकिन लोग इसको पकड़ते नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। V इज इक्वल टू आर आई ओम का नियम है, ना कि V इज इक्वल टू आई आर ओम का नियम है। हमने जितने भी लोगों से पूछा है, सब लोगों ने इसको सही और इसको गलत बताया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप भी आपको पहले से पता था कि ये सही है और इसके पीछे का रीजन भी पता था कि V जो होता है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर कांस्टेंट है, अगर सही में रियल में आपको इसके बारे में पता था तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको पता था, ठीक है। बट मुझे पता है मैक्सिमम लोग, आप स्टूडेंट्स हैं, मैंने तो टीचरों को गलती करते हुए देखा है। V इज इक्वल टू आर आई और V इज इक्वल टू आई आर में V इज इक्वल टू आर आई को इन लोगों ने गलत बोला V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि बुक भी गलत लिखती है भैया। एनसीईआरटी कोई महान आत्मा क्या, कॉपी पेस्ट किया हुआ बुक है, बहुत जगह से कॉपी पेस्ट करके एनसीईआरटी की बुक बना गया। एनसीईआरटी मैं बार बार बोलता हूं, एनसीईआरटी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बच्चों के लिए है ही नहीं।
आप जब कोई रेफरेंस बुक, कोई टीचिंग क्लासेस कर लेते हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अदरवाइज डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आएगी। और अगर आप कोई भी अच्छे क्लासेस कर चुके हैं, अच्छे बुक को रेफरेंस ले चुके हैं, तो फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लॉजिक तो सब कुछ पता ही है। एनसीईआरटी रिवीजन बुक है, लोगों ने हवा बना के रख दिया एनसीईआरटी एनसीईआरटी। मुझे समझ में नहीं आता यार, एनसीईआरटी को इतना ज्यादा, एक छोटा सा लैंग्वेज में पूरा चीज लिख दिया हुआ है। लोग कहते हैं देखिए ये चीज यहां लिखा हुआ है, अरे भैया है ही नहीं वो चीज, टेक्स्ट बुक है भैया, कॉपी पेस्ट करके लिखा गया हुआ है। हम इंडियंस कॉपी पेस्ट करने में सबसे उस्ताद होते हैं, तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया हुआ है उसको, हर चीज को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, संविधान कॉपी पेस्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट। तो ये चीज को ध्यान में रखो, लॉजिक लगाओ, उस चीज पे लड़ना मत शुरू करो कि ये है ये है ये है, आप ऐसे हो आप वैसे हो, कुछ नहीं है। अगर अपना ज्यादा नॉलेज है तो अपने पास रखिए, यहां पे आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर आई, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर आई, ठीक है। ये है आपका ओम्स लॉ, ये है आपका ओम्स लॉ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पे आपका हो जाएगा वोल्टेज, यहां पे आपका हो जाएगा करंट, ठीक है ना। तो सॉरी मैंने गलती बोल दिया, यहां पे हो जाएगा आपका करंट और यहां पे आपका हो जाएगा वोल्टेज। तो ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप जो होगा ये क्या देगा आपका, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। ये जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपका, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा। और ये ओम्स लॉ जो है इसका आपका जो ओम्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल रजिस्टर या फिर ओमिक रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होता है। ओम्स लॉ की लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन में सबसे पहला चीज क्या है, ये आइडियल रेजिस्टेंस। आइडियल रजिस्टर उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं, एक जरा सा भी लॉसेस नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल रजिस्टर, ठीक है। आइडियल कंडक्टर वही है जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। ऐसा दुनिया को कोई कंडक्टर ही नहीं बना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं हो, हीट एनर्जी डिसिपिएट नहीं हो, ऐसा कोई भी एनर्जी डिवाइस नहीं बना है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली है हीट एनर्जी कहीं ना कहीं डिसिपिएट होगी। उस कंडीशन में V और I का जो रेशियो होता है, यानी V और I का जो ग्राफ होता है वो क्या देता है आपका, उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है। और यहां पे रेजिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हम लोगों का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन, करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ के बारे में देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड सब कुछ देखेंगे। ये एक पोर्शन है, इस पोर्शन को खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे, ठीक है। तब तक आराम से वीडियो को देखते रहिए। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मिशन 2023 आप लोग ज्वाइन कीजिए। हमेशा वो लिंक अपडेट होते रहता है, हर साल वो लिंक अपडेट होते रहता है, ठीक है। अभी मिशन 2023 का वीडियो है, फिर मिशन 2024 एंड कंटिन्यू चलता रहेगा। आराम से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।